morning, my dear students. I hope that you all are fine. Okay, today we will see or we will discuss your second chapter, and the name of chapter is microorganism, which is your friend or foe that we will decide in the end of the chapter. But आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि friend तो समझ में आता है, what is the new word that is foe? It means the enemy. Okay, so we will decide in the end of the chapter. Now the first question is what is microorganisms? Microorganisms क्या होते हैं? So students, see, we have already categorized the things into two categories, which is living thing and non-living things. So in all the living things that microorganisms fall. Okay, ये microorganism जो है वो living organisms के अंदर आते हैं. अब ये living organisms के अंदर आते हैं तो हम इनको separately क्यों बोल रहे हैं? माइक्रो क्यों बोल रहे हैं? माइक्रो मीन्स अपने आप में ही पता चलता है, इट मीन्स टू स्मॉल. ओके, मतलब बहुत ज्यादा छोटा होना क्या कहलाता है? माइक्रो कहलाता है. हमने सुना है ऑलरेडी. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना, बाकी सारी चीजें हम देख सकते हैं, प्लांट्स देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स देख सकते हैं और एनिमल्स देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं. लेकिन ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो सब क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम आंखों से नहीं देखेंगे तो फिर कैसे देखेंगे, है ना? सो we need microscope to see this organisms. क्या चाहिए हमको? माइक्रोस्कोप चाहिए. अगर ये माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज कर सकते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. तो फर्स्ट हम बात करेंगे तो सिर्फ हमको क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, जिसको हम क्या देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से. अब ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो सही, लेकिन कहाँ पर देख सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा अभी जो मौसम चल रहा है, नमी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है. तो जो रोटियां होती है ना, हमारी चपाती जो होती है, हम उनको क्या करते हैं? 2-3 दिन के लिए अगर हमने उनको रख दिया है तो उनके अंदर ऑलरेडी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, और 2-3 दिन के अंदर अगर अपन पैक करके रख देते हैं, बंद करके रख देते हैं, तो उसके बाद में आप तीसरे दिन अगर उसको खोलते हो या दूसरे दिन भी अगर खोलते हो तो उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर आपको दिखाई देगी. उस लेयर को देखो आप माइक्रोस्कोप में तो आपको क्या दिखाई देंगे? ये जो सर्कल के फॉर्म में ऐसा कुछ सर्कल दिखाई देगा, व्हाइट कलर की लेयर दिखाई देगी. उसमें आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप का यूज करके कि ये यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे. दैट ऑल फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं. तो फर्स्ट जो है दैट इज बैक्टीरिया. सेकेंड वन इज फंजाई, algae, and the next one is protozoa. Okay, this is the types of the microorganism: bacteria, protozoa, algae, and fungi. Okay, virus is also we can say, but it is not falls into this category. ओके, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर वायरस नहीं आएगा. कुछ लोगों को सुना भी होगा आप लोगों ने, वायरस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाकी ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है. हमने उसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखा है बिकॉज द वायरस इज द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. दैट्स व्हाई इट इज टोटली डिफरेंट. हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग है ना, ओनली लिविंग है. और वायरस जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द होस्ट बॉडी, वो होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है. इस वजह से हमने उनको क्या किया है? सेपरेट रखा है ना. अभी आपको इतना समझ में आया होगा. माइक्रोस्कोप, द ऑर्गेनिज्म विच वी कांट एबल टू सी विद द नेकेड आई, एंड वी कैन एबल टू सी ओनली विद द help of microscope or the magnifying glass, mainly microscope, and it is of different type, that is bacteria, protozoa, algae, and fungi. Now we will discuss where this microorganism live. ये microorganisms कहाँ पर रहते हैं? Now we will see. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल के भी बने होते हैं और बहुत सारे सेल्स के भी बने हुए होते हैं. ठीक है, सिंगल सेल मीन्स एक ही सेल का बना हुआ होना, मतलब हमारी बॉडी जो होती है वो पूरी काय से बनी हुई होती है? सेल से बनी हुई होती है. ठीक है, तो ये जो सेल से बनी हुई होती है तो एक सेल का भी बना हुआ हो सकता है, बहुत सारे सेल्स का भी बना हुआ हो सकता है. तो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया वगैरह है
वो सब क्या होंगे, सिंगल सेल्ड हैं। और मल्टी सेल्यूलर का एग्जांपल है एल्गी जो है वो मल्टी सेल्यूलर का एग्जांपल है। तो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। हमने बात करी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पर रहते हैं, तो दैट इज फाउंड इन इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। बहुत ज्यादा ठंडी जगह भी रह सकते हैं और बहुत ज्यादा गर्म जगह पर भी रह सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मार्शी प्लेस पे भी रह सकते हैं, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, दैट इज फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ओके, हर सब जगह पर प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज्यादा ठंडी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकती है, दलदल वगैरह जो होते हैं, मार्शी एरिया जो होता है वहां पे भी हो सकती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास के हर तरह के एनवायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, the relation between the microorganism and the human being. Now we will discuss this. Now we will see the relationship between the microorganisms and the human beings. हमारे और microorganisms के बीच का जो relationship है, बेसिकली जो चैप्टर का मीनिंग है वो अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपकी किस तरीके से हेल्प करते हैं और आपकी किस तरीके से वो क्या है, एनिमी है या फिर फो है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो मॉइस्ट प्लेस होती है या जो नमी वाली जगह है वहाँ पे ज्यादा है। तो जैसे कि हमने रोटी का एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो इसके अलावा जो कर्ड होता है, जो दही होता है, उसको बनाने के लिए भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं, है ना। जैसे कि हमने क्या किया है, दही को जमाने के लिए क्या करते हैं या बनाने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा घर में जो दही होता है उसके लिए हम दूध लेते हैं और उसके अंदर क्या डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, है ना। अगर हमको इंस्टेंटली चाहिए तो नींबू डालने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, एक रात के लिए 2 दिन के लिए हम उसको सेपरेट होने के लिए, बनने के लिए रख देते हैं। तो वहां पे कुछ बैक्टीरियल एक्शन होता है जिसके कारण जो है वहां पर जो पानी होता है दूध के अंदर, जो वाटर होता है वो सेपरेट हो जाता है और दही जो है वो बन जाता है। तो वो जो कर्ड है वो आपका बन जाता है। इसके अलावा जो ब्रेड होती है, ब्रेड टोस्ट वगैरह जो होते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, आटा जो होता है, फ्लोर जो होता है आपका, उसको हम सड़ाते हैं, मतलब 2 या 3 दिन तक उसको रखते हैं, वहां पे भी एक्शन होता है, उसके बाद में ब्रेड बनती है। और इसी तरीके से जो है आपका केक भी बनता है ना। और बोलते हैं ना खमन उठाना या खमन जो है वो भी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे कुछ नींबू वगैरह बेसन के अंदर डालते हैं और थोड़े सेटअप होने के लिए रख देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, तब जाके ये सारी चीजें बनती है। तो क्या कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब चीजों को बनाने में हमारी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गए, ये आपके फ्रेंड्स हो गए, है ना। अब जो ये फ्रेंड बने हैं तो ये फो किस टाइप से, ठीक है। आप देखो, हम लोगों को अगर कुछ सर्दी खांसी छींक हो जाती है ना, अभी नॉर्मली चल ही रहा है कोरोना वायरस, आप सबको पता ही है ना। तो ये क्या होता है, जैसे ही हम लोगों को छींक आती है तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं वो हम क्या कर देते हैं, अगर हमने कवर नहीं किया है तो वो सब क्या कर देते हैं, हम फैला देते हैं। अब वो कोई हेल्दी पर्सन है तो वो क्या करेगा, जब इनहेल करेगा तो वही बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर भी चल जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं या फैला रहे हैं, है ना। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चला गया तो वही बैक्टीरिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको बीमार कर रहे हैं। सो दैट इज known as the foe in the microorganism. So that is the friend also and the foe also. See, they are economically also beneficial for you. Who? Microorganism. Microorganisms जो है वो इकोनॉमिकली भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अब कैसे होंगे, देखो आप। See, microorganism is your friend in what way? I told you about the making of curd and bread already, है ना। केक और ब्रेड बनाने के लिए आपके काम में आते हैं, दैट्स व्हाई दे आर योर फ्रेंड। नेक्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट द कमर्शियल पर्पस और इकोनॉमिकली पर्पस, है ना। कमर्शियल मीन्स दैट इज ऑल्सो द सेम, हम लोग जो पैसा कमाते हैं उसके लिए, उस टाइप से जो उसको बोलते हैं कमर्शियल पर्पस ऑल्सो। तो इकोनॉमिकली भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कैसे होते हैं, फॉर मेकिंग द अल्कोहल एंड वाइन, है ना। अल्कोहल हुआ, वाइन हुई, या जो नॉर्मल जो शुगर होती है, शक्कर जो होती है, जो नेचुरल शक्कर जो होती है, बार्ले, वीट और इन सब से जो निकाली जाती है, उसको बनाने के लिए भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। विनेगर एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, एसिटिक एसिड या विनेगर, सिरका जिसको हिंदी में बोलते हैं, सब्जियों को गलाने के लिए, या फिर जो सिर में रूसीज वगैरह जो हो जाती है उसको लगाने के लिए यूज में आता है। तो ये विनेगर हुआ, ये नेचुरल शुगर हुई, या फिर अल्कोहल, वाइन वगैरह जितने भी होते हैं,
इन सब को हम क्या करते हैं, मार्केट से परचेस करते हैं। और जब मार्केट से परचेस करते हैं तो क्या होता है, हमें जाहिर सी बात है कि बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दैट इज बेनिफिशियल फॉर द कमर्शियल पर्पस ऑल्सो। कमर्शियल पर्पस से भी क्या है, बेनिफिशियल है आपके लिए। इसके अलावा मेडिसिनल पर्पस से भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। आप पूछोगे कैसे? सो मेडिसिनल मीन्स इनसे जाहिर सी बात है कि मेडिसिन बनती होंगी, है ना। एंटीबायोटिक का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होती है एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स जो होती है, हम कुछ भी जो भी मेडिसिन लेके आते हैं मार्केट से, या जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी मेडिसिन लेके आते हैं तो उसके साथ में एक और आपको जो मेडिसिन, मेन जो मेडिसिन होती है उसके साथ में एक और आपको बोतल दी जाती है, या एक और आपको मेडिसिन दी जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है दैट इज एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक क्या करते हैं, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी प्रॉपर लाइफ साइकिल होती है ना। प्रॉपर लाइफ साइकिल होती है कि इतने से इतने दिन ही उनको क्या करना है, लिविंग करना है। 2 से 4 दिन वो जीते हैं तो 2 से 4 दिन ही वो लाइफ करेंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये एंटीबायोटिक क्या करती है, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। और अगर डिस्ट्रॉय नहीं करती तो उनकी जो ग्रोथ होती है उसको ये एंटीबायोटिक क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। किसकी ग्रोथ को? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। किसके अंदर होते हैं? किसी भी बॉडी के अंदर अगर वो पाए जाते हैं और वो हार्मफुल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि द हार्मफुल बैक्टीरिया और द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which used to stop or kill the growth of the microorganism that is known as the antibiotic। ऐसी जितनी भी सारी चीजें हैं या जो मेडिसिन होती हैं जिनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या फिर उनको खत्म करने के लिए, किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज में आती है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स जो होती है दैट इज ऑल्सो मेड ओनली फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी कैसे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको मेडिसिनल पर्पज से भी इनको यूज किया जाता है। एक मेडिसिन है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फार्मर्स जो होते हैं उनकी भी हेल्प करती है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसके लिए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्प करते हैं। आपने नाम सुना होगा ना, वो जो केचुआ होता है रेंग रेंग के चलता है ना, वो क्या करता है, जो अपनी जो मिट्टी होती है या जो छोटी छोटी जो बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो सब क्या करते हैं, सॉइल को इतना ज्यादा पोरस बना देते हैं कि उसके अंदर जो पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है ना। और दूसरे ज्यादा जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो खाद वगैरह जो होते हैं, वो क्या करता है, प्रॉपर तरीके से जो बैक्टीरियल एक्शन होता है जिसके कारण क्या है, जो सॉइल है वो और भी ज्यादा वो उपजाऊ हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी जो है वो बढ़ जाती है। किसके कारण? इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। इसके अलावा जो हम देखेंगे, जैसे कि जो बैक्टीरिया होता है, आपने सुना होगा एक बैक्टीरिया का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को जो आपकी सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जो फलीदार पौधे जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं या उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको मेनली नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, एज वेल एज और नाइट्रोजन फिक्सेसर होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। नेक्स्ट जो है हमारा ये जो एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में आते हैं। अब एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करेंगे, जाहिर सी बात है कि जो बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा यही कहीं पे जैसे कुछ भी जो ये जितने भी अपने जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स को हम लोग जो करते हैं, पालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे काउ डंग वगैरह होता है या चारा वगैरह, वेस्ट वगैरह जो होता है,
इन सबको हम क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं ना, तो फिर उसको मतलब महीने 2 महीने या 4 महीने उसको पूरी तरीके से सड़ने देते हैं। तो सड़ता किसकी वजह से है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से सड़ता है, और फिर उसी को ले जाकर हम क्या करते हैं, हमारी फील्ड के अंदर डाल देते हैं। दैट इज हेल्पफुल फॉर द फील्ड ऑल्सो। तो वो मिट्टी को क्या करता है, वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, एज अ मैन्योर वहाँ पे वर्क करता है। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो वो सड़ता नहीं और हमारे मैन्योर के रूप में उसको यूज नहीं किया जा सकता था। तो दैट इज हेल्पफुल फॉर द क्लीनिंग एनवायरमेंट ऑल्सो। ओके, नाउ सी इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग कर्ड, commercial purpose, medicinal purpose, used to increase the soil fertility, cleaning the environment, making the antibiotics. That all are the types or this all are the points to understand that a microorganisms is your friend. Now we will discuss the how it will be for the living organisms. See, we have discussed microorganism is your friend. Now we will discuss microorganism is a foe also. How it will be? See, microorganism can cause the diseases. Okay, it can be causing the diseases. ये disease को cause करने के लिए भी responsible होता है। तो ऐसे organisms जो कि carrier का काम करते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह disease को ले जाते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस भी कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो कि डिसीज को कैरी करते हैं या कॉज करते हैं, उनको पैथोजेंस कहा जाता है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये डिसीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया जो होता है वो इन्हीं के कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसका नाम होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा खांसी जो होती है वो चलती है। हेपेटाइटिस ए, बी, ये सारी बीमारियां जो है किसके कारण होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। यू कैन सी द टेबल इन योर बुक विच इज ऑन पेज नंबर 24 एंड टेबल नंबर 2.1. ऑल द disease are given over there, hepatitis A, B and the malaria and tuberculosis, this all the disease given over there which is caused by the microorganism. Microorganism के द्वारा होती है, वो सारे डिसीज के नाम जो है वहाँ पर दे रखे हैं। एक डिसीज जो होती है वो एनिमल्स के अंदर होती है। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे लिविंग क्रिएचर्स के लिए फो बन सकते हैं, है ना, हेल्पफुल भी है तो फो भी है, ठीक है। तो एनिमल्स जो है उनके अंदर एक डिसीज होती है एंथ्रेक्स जिसको कहा जाता है। ये डिसीज जो होती है वो उनके फूड जो होते हैं, जो पैर होते हैं या जो माउथ होता है उसके अंदर ये डिसीज होती है। बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिसीज है, एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल में इजीली स्प्रेड हो जाती है। एंथ्रेक्स इसका नाम है। तो ये भी किसके द्वारा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू ये जो डिसीज होती है ये स्प्रेड होती है। तो ये एनिमल्स के अंदर होती है, आप सब याद रखें, मस्ट बी रिमेम्बर। नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी डिसीज होती है, जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होता है वो लेमन के अंदर होता है, नींबू सबने सुना होगा। रस्ट ऑफ व्हीट आपको समझ में आ रहा है कि बीज जो होंगे, गेहूं जो होंगे, उनके जो पत्ते होते हैं या फिर जो मतलब गेहूं के जो बीज होते हैं, दाने जो होते हैं, उनके अंदर रस्ट लग जाना, जंग टाइप आ जाता है, जिसके कारण पूरा बीज जो है वो खराब हो जाता है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर आए तो इस टाइप का उनकी जो फसल होती है, जो क्रॉप्स होते हैं, उनके अंदर उनकी यील्डिंग पे ज्यादा से ज्यादा असर पड़ता है। तो सिट्रस कैंकर जैसे कि लेमन के अंदर होता है, नींबू देखा होगा आपने, उसके अंदर ऊपर छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड द सिट्रस कैंकर, है ना, कैंसर, सॉरी सिट्रस कैंसर कहलाता है। तो ये जो डिसीज होती है ये काहे में होती है, लेमन के अंदर होती है। किसकी वजह से होती है, माइक्रोब्स एक्शन की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से होती है। इसके अलावा जो होता है येलो मोज़ेक इन भिंडी, जो भिंडी होती है आपकी, उसके अंदर भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन्फेक्शन होता है और इससे भी डिसीज हो जाती है, जिससे कि पूरी भिंडी जो है वो सड़ जाती है। देखा होगा सभी ने, है ना। तो इस भिंडी को जब अपन कट करते तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ईगल वगैरह जो होती है उसके अंदर दिखाई देती है आपको। तो वो सब जो है किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग।
पॉइजनिंग क्या है? फूड जो होता है वो आपका, जैसे जो अपन ने खाना खाया है ना, अगर वो 3-4 दिन का सड़ा हुआ खाना है, मतलब 3-4 दिन का, आप सोचते ना कि अपन फ्रिज के अंदर रख दे, एक दिन में दूसरे दिन काम में आ जाएगा, तो 4-5 दिन का एक स्टोरी याद आ रही है। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये 2 जो क्लासमेट्स है वो आपके साथ में हमेशा रहेंगे, दैट इज पहेली एंड बूझो, है ना। दैट पहेली एंड बूझो वो अपनी एक बर्थडे पार्टी थ्रो करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, वो बर्थडे पार्टी के अंदर जो है सारे जितना भी खाना होता है 2-3 दिन का वो रखते हैं और उसको खाते हैं, और सामने वाले जो बच्चे आते हैं उनको भी वो क्या करते हैं, उसी खाने को खिला देते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि बच जाएगा अपना, है ना, ऐसा सोचते हैं हम लोग कि आज नहीं कल काम में आ जाएगा। तो वो जो 2-3 दिन का केक वगैरह जो होता है उसको बचा के रख लेते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं, खुद भी खा लेते हैं। अब खाने के बाद में क्या होता है, उनका जो स्टमक है वो पेन करने लग जाता है, वोमिटिंग होने लग जाती है, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, है ना, अगर खाना 4 से 5 दिन का हो जाता है तो वहां पे क्या एक्शन करने लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करने लग जाते हैं। 2 या 3 दिन का भी होता है, तो इनके एक्शन की वजह से क्या होता है, वो खाना जो हो जाता है वो खराब हो जाता है, और उसको अगर अपन ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग को आप इजीली नहीं लें, फूड पॉइजनिंग जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल है ना, इससे डेथ भी हो सकती है। जो खाना है वो अब में फ्रेश ही खाना चाहिए, सुबह का शाम खाते हैं ठीक है, इससे ज्यादा पुराना खाना जो है वो हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकती है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और फूड पॉइजनिंग डेथ भी करा सकती है, ठीक है। इस तो हम हमारे खाने को कैसे बचा के रखें, है ना, तो जाहिर सी बात है हम सोचते हैं कि कैसे हम उसको सेव करके रखें। तो फूड प्रिजर्वेशन जो है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। सी हाउ कैन वी प्रिजर्व अ फूड। जाहिर सी बात है कि हमने बात करी है बैक्टीरियल एक्शन की, है ना, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, फूड जो है वो खराब हो रहा है, खराब होने के बाद में उससे हमको क्या हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है ना। अब ये फूड पॉइजनिंग हो रही है तो हमको क्या करना है, हमारे फूड को बचा के रखना है। जाहिर सी बात है कि हम लोगों को उसको सेव करके रखना है, तो वो कैसे करके रखेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड्स है उनको फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड, सेकेंड यूजिंग द कॉमन सॉल्ट, थर्ड शुगर, मेकिंग द शुगर, ऑयल एंड विनेगर का यूज करके, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देकर, या फिर उनको स्टोर करके या पैक करके हम क्या कर सकते हैं, खाने को रख सकते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखेंगे। प्रिजर्व करके रखने से मतलब है हम उसको इन फ्यूचर जो है वो इस्तेमाल कर पाए, है ना। प्रिजर्व करके रखना मतलब उनको इन फ्यूचर हमको क्या करना है, उस फूड को इस्तेमाल करना है। अब केमिकल क्या करेंगे, ऐसा क्या मिलाना है हमको, ऐसे क्या केमिकल मिलाना है कि हमारा जो फूड है वो स्टोर होके रख सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, केमिकल के अंदर जो सोडियम होता है, सोडियम से हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल जो माइक्रोब्स होते हैं या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, इन सोडियम से रोक सकते हैं ना। उनका जो इन्फेक्शन होगा वो नहीं होगा, और अगर हमने सोडियम वगैरह डाला है तो हम हमारे जो फूड है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो सोडियम एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारे जो जेम्स वगैरह होते हैं, जेम खाया होगा ना सबने, सबको पता होगा जेम्स तो क्या होता है ना, जो टमाटो वगैरह इन सबका बना हुआ होता है, शुगर का बना हुआ होता है, उसको हमको क्या बोलते हैं, जेम बोलते हैं, है ना। तो वो जेम्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उसको सड़ने से बचा सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करें। नाउ वी विल डिस्कस द फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मीन्स व्हाट, फूड को फॉर फ्यूचर के लिए बचा के रखना क्या कहलाता है, प्रिजर्व करके रखना। जैसे कि हम लोग अचार एक दिन बना लिया, ठीक है, उसको क्या एक ही दिन में खा लेते, नहीं खाते ना, उसको लंबे समय तक चलाते, क्योंकि तो साल भर भी चला लेता, तो उसको प्रिजर्व करना कहते हैं ना, इसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं ये प्रिजर्वेशन, तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, दैट इज केमिकल मेथड, कॉमन सॉल्ट मेथड, शुगर, ऑयल विनेगर का यूज करके, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देकर, स्टोर कर या फिर उसको पैक कर रख दें, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे खाने को या फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं।
केमिकल मेथड के अंदर क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू यूज इन द केमिकल मेथड। हम क्या कर सकते हैं केमिकल मेथड के अंदर, ऐसा कोई भी जो एडिबल ऑयल्स वगैरह होते हैं, जो खाने के जो तेल वगैरह होते हैं, उनको हम एज ए केमिकल जो है हमारे खाने के अंदर डालकर, जैसे कि हम ऑलरेडी मैंने अचार की बात करी आपको, तो पिकल की बात करी, तो हम उसके अंदर ऐड करके रख सकते हैं, वो ऑयल के अंदर भी आएगा है ना, तो हम वहाँ पर डाल देते हैं, जिसके कारण क्या है हमारा जो फूड है वो बचा हुआ रहेगा। इसके अलावा सोडियम का भी यूज करते हैं ना, कॉमन होता है, सोडियम का भी यूज करते हैं बचा के रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए। ये तो हुई केमिकल की बात। अब कॉमन सॉल्ट, नमक डालकर भी हम क्या करते हैं खाने को फॉर द फ्यूचर हम इसको सेव करके रख सकते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या करता है, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है या जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करता है, इस वजह से हम कॉमन सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। शुगर, जैसे कि आपने देखा होगा जैम वगैरह जो हम यूज करते हैं ना, शुगर बहुत ज्यादा जो जिससे बनता है जैम वगैरह जो होते हैं, तो वो भी हमारे लिए फ्यूचर के लिए काम में आते हैं। जैम एक दिन के अंदर खत्म नहीं होता है, तो उसको पैक करके पैकिंग लेके आते हैं और खोल भी देते हैं, तो भी वो लंबे समय तक चलता है। तो इस शुगर के फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं। विनेगर ऑलरेडी बताया आपको, एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, सिरका जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी क्या कर सकते हैं हम उसको बचा के रख सकते हैं। अगर हमने किसी भी खाने के अंदर ये विनेगर डाला है, ऑयल डाला है, वो जैम वगैरह डाला है, तो हम क्या कर सकते हैं जो फूड है वो हमारा उसको हम बचा के रख सकते हैं। जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनको सबको ये स्टॉप करने का काम करते हैं, जिससे हमारा जो खाना है वो प्रिजर्व रहे। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आपको सबको पता हो, घर में क्या करते हैं हम दूध जब लेके आते हैं, नॉर्मली दूध जब लेके आते हैं, दूध के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या होता है लैक्टोबैसिलस, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर, है ना। ये बैक्टीरिया जो होता है मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो ये मिल्क के अंदर ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये क्या होता है वहां पे प्रेजेंट रहता है। अगर हमने क्या किया, ये जो हमने बोला था नींबू हम डाल देते हैं, जिसको हम दही बनाते हैं, अगर हम उसके अंदर ऐड करते हैं नींबू को, तो वहां पे इसकी जो ग्रोथ होती है लैक्टोबैसिलस की, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, और फिर क्या होता है वो दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो जो आपका मिल्क है। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देने से मतलब है हम दूध को ठंडा करते हैं, फिर उसको उबालने के लिए रखते हैं। अगर हमने को शाम को यूज करना है तो उबाल कर फिर हम उसको ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं, है ना। फिर उसी को हम दोबारा सुबह काम में ले लेते हैं, फिर उसको वापस से हम क्या करते हैं ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, और हम इस तरीके से उस बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, अगर हमने हॉट किया है, गर्म किया है, तो ये लैक्टोबैसिलस जो है उसकी ग्रोथ जो होगी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो हम ऐसा ट्रीटमेंट देके या फ्रिज के अंदर कोई भी चीजें हम रख सकते हैं, और वहां पे क्या होगा जो बैक्टीरिया जो होते हैं ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए बात कर रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट देकर भी हम फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर और पैकिंग, स्टोर करके रखना लंबे समय के लिए, कोई अचार की बात करी थी, ऐसे कुछ ऑयल वगैरह डालकर हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। पैकिंग मीन्स होता है एयर टाइट कर देना है। एयर टाइट करने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नमी के अंदर होते हैं, मॉइस्चर के अंदर होते हैं। अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। तो हम उसको एयर टाइट कर देते हैं, जिसके कारण जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फूड को प्रिजर्व करने के लिए ये कुछ मेथड है, ऑलरेडी आपने देखा, केमिकल, कॉमन सॉल्ट, शुगर, ऑयल विनेगर, हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज और पैकिंग। नाउ वी विल सी द नाइट्रोजन फिक्सेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन आफ्टर द नाइट्रोजन साइकिल। दैट इज योर लास्ट टॉपिक। सी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है ना, उनके अंदर रूट्स, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब फलीदार पौधे, ऑलरेडी बताया मैंने आपको। तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, ये जो जड़ें होती है उनके अंदर ये छोटे छोटे ये जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, उनकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, जड़ों में होते हैं या रूट्स के अंदर होते हैं, तो वो एटमोस्फियर से क्या करते हैं, जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट के लिए जो भी जरूरी है या एसेंशियल है, तो उसको एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, प्लांट को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। कौन, ये राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके,
ओके, इस तरीके से वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर से लेकर और क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करके और कहाँ पे देंगे, फिक्सेशन करके क्या करेंगे, वो प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलती है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। आप सभी को पता है, या आपने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कितने कितने अमाउंट्स में प्रेजेंट होती है ना। तो ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है, सभी को पता है। और ज्यादा क्या होती है हमारे पास में, नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे पास में ज्यादा होती है। ठीक है, कितना होती है, 70 से 80% के बीच में होती है, 71% समथिंग लाइक दैट। सो ये एटमॉस्फेयर में किस काम में आती है, तो कैसे इसकी साइकिल जो है वो चलती है, या ज्यादा या कम क्यों नहीं होती है, रेशियो जो है वो किस तरीके से मेंटेन रहता है। सी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो हम बात करें जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको ध्यान में रखती है ना। सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है जो कहाँ पे रहती है, लाइटनिंग, जो हमारे जो सनलाइट होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो जो एटमॉस्फेयर से जो निकलेगी नाइट्रोजन, लाइटनिंग के थ्रू जो बिजली कड़कती है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो बिजली कड़कती है, उसके अंदर भी क्या होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब ये नाइट्रोजन किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो भी कंपाउंड सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको इस क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ से जो सॉइल से, ऑलरेडी मैंने बोला कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है कहाँ पे, सॉइल के अंदर, तो वहां से क्या होगा, प्लांट को दे दी जाएगी। अब ये प्लांट्स को कौन खा लेगा, एनिमल्स जो है उसको ईट कर लेंगे। अब ये एनिमल्स जो भी काउडंग वगैरह है, जो भी एक्सक्रीटा निकलेगा, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट जो भी निकलेंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, वापस से मिट्टी के अंदर जाएंगे, है ना। वहीं पे क्या होगा, बैक्टीरियल एक्शन होगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक साइकिल तो ये है जो चलती रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। जो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन निकलती है, जो लाइटनिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन निकलती है वो इस तरीके से जो होती है यूज में आती है एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके साथ ही जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया जो होते हैं उसको फिक्स करने का काम करते हैं, फिक्सेशन करने का काम करते हैं, वही राइजोबियम बैक्टीरिया। और भी जो बैक्टीरिया होते हैं और भी होते हैं, एक अकेला ये नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। वही बैक्टीरिया जो है उसी नाइट्रोजन को क्या करेंगे, नाइट्रोजिनस बेस कंपाउंड के अंदर कंप्लीट करेंगे या टर्न करेंगे, और फिर वापस आगे चल के वो क्या बना लेंगे, सॉइल के अंदर भी कुछ कंपाउंड बनाएंगे नाइट्रोजन का, और वो जो कंपाउंड है वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वापस से कहाँ पे चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ही चले जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर से आया हुआ वापस से कहाँ पे चला गया, एटमॉस्फेयर में ही चला गया। ये जो मिट्टी से आया हुआ था वापस से कहाँ पे चला गया, सॉइल के अंदर ही चला गया। तो इस तरीके से जो है पूरी साइकिल जो है वो मेंटेन रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। नाउ हियर योर chapter is end. Okay, I will give you the question answer also. It is my suggestion to read from the book also one time, and if you have any query or any doubt, please contact with me. Okay, thank you and have a great day.